Hello friends, welcome back to our next video for the session topic solution. इस बार हम राउल्ट्स लॉ का आगे का पार्ट करेंगे लेकिन प्लीज आप इस वीडियो को या उस मेरे पिछले वाले वीडियो को भी लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए assuming that I am helping you to understand the concept as well as the chapter which is very important for HSC board exam. आगे चलते हैं। आज के वीडियो में हम राउल्ट्स लॉ का अगला पार्ट करेंगे। तो अगर हमने सॉल्यूशन ऐसा लिया हैविंग वोलाटाइल सॉल्वेंट एंड वोलाटाइल सॉरी नॉन वोलाटाइल ले लेंगे हम लोग, क्योंकि वोलाटाइल हमने लास्ट टाइम किया हुआ है। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, क्या बात है, अब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आ गया। तो पहली बात तो वो सारे कंडीशन लिख लो, क्योंकि क्या होता है आप लोग जब लिखते हो ना तो आप डायरेक्टली आंसर प्रूव करने जैसा लिखते हो। सी साइंस लिखते समय या साइंस के आंसर लिखते समय कुछ डेरिवेशंस को कंसिडरेशंस होता है कि बाबा ये कंसिडर करो, इतना कंसिडर करो, तब जाके वो डेरिवेशन बनता है। तो लेट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पी ए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पीवीपी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सोल्यूशन। पीबी अगेन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सोल्यूशन। P0A वेपर प्रेशर वीपी ऑफ ए, प्योर ए, हाँ ये प्योर कंपोनेंट, मतलब जब ए अकेला था उसमें कुछ मिक्स नहीं था, जैसे सिर्फ पानी था तभी वैसे। P0B इज वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सोल्यूशन, सॉरी इन सोल्यूशन नहीं आएगा क्योंकि ये भी P0B सेम वैल्यू है ना, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, गंदा लग रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका कंपोनेंट वाला पार्ट। अब जाते हैं अगले इस पे, XA मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। XB किसका भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब मेरे को आप याद दिलाओ लास्ट का इक्वेशन क्या था, प्रेशर टोटल इज इक्वल टू P0A बराबर है XA प्लस P0B माइनस P0B XA, ऐसा कुछ तो था, करेक्ट है। अब सवाल यह है कि सिंस सल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, क्या बात है, ये क्या हो गया भाई, सल्यूट नॉन वोलाटाइल है मतलब वो वेपराइज ही नहीं होगा। अरे तो भाई जो वेपराइज होगा ही नहीं उसको वेपर प्रेशर कहाँ से आएगा, तो P0B क्या हो गया, जीरो। P0B क्या हो गया, जीरो। जरा सोचो, जो चीज इवेपोरेट ही नहीं होगी उसको वेपर प्रेशर कहाँ से, वेपर तो तब बनेगा जब वो इवेपोरेट होगा ना, और तब जाके प्रेशर आएगा, उससे जनरेट होगा। तो नहीं हो रहा है वेपराइज, तो कहां से वेपर प्रेशर आएगा। तो अगर मैं P0 बीट जीरो कर दूं तो ये भी टर्म चला गया, ये भी टर्म चला गया, तो P टोटल क्या बचेगा, P0A XA। इस XA को मैं ऐसा लिखूं 1 माइनस XB, तो ये बन गया P0A माइनस P0A XB। तो ये P टोटल के लिए आपका बन गया P0A माइनस P0A XB। ठीक है, ये क्यों आपको पता है, एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, 1 होता है। तो ये पहला ऐसा डेरिवेशन है ना जिसको मैं आगे लेके जा सकता हूं, क्योंकि हम इसके बाद करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ये इक्वेशन लास्ट वाला जो स्क्वायर बॉक्स में आप देख रहे हो ना वो यूज होने वाला है। तो जल्दी से देखो इस इक्वेशन को, मैं एक बार चाहिए तो रिपीट कर देता हूं। हम अभी क्या कर रहे हैं, वोलाटाइल सॉल्वेंट और नॉन वोलाटाइल सल्यूट ले चुके हैं, और हमने जो सेट करना था इक्वेशन वो सेट कर लिया था लास्ट में। उसी को आगे कंटिन्यू करने के लिए मैंने लिया तो था, बट पता चला कि भाई मेरा सल्यूट ही नॉन वोलाटाइल है, तो P0B तो निकल गया अपने रास्ते से। अब अपने रास्ते से निकल गया तो हमारी मदद कौन करेगा, P0AX से, वो बोला मैं ही हूं अभी जो वेपराइज होऊंगा और मेरा ही वेपर प्रेशर जनरेट होगा। तो एक्स ए को मैंने सिर्फ थोड़ा सा मैनिपुलेट करके 1 माइनस एक्स भी डाला, और ये मेरा फाइनल इक्वेशन आपके सामने आ रहा है टीवी के स्क्रीन के सामने। प्लीज इसको देखो, 2 मिनट
एक 10 सेकंड के बाद मैं इस पेज को निकाल दूंगा और हम अगला डेरिवेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के डेफिनेशन के साथ करेंगे। यस, हो गया बच्चों, सही बात है। आप लोग हो तो बहुत होशियार, समझ तो रहे हो सब कुछ। तो आप जो चीज समझ रहे हो ना, उसको लिखना भी जान लो, क्योंकि वो एक बार हो गया ना तो आपको कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होएगा। और जो लोग बोलते हैं ना कि तुम क्या ही करते हो, तो बोलना उनको हम ये करते हैं, हम इस वीडियो को फॉलो करते हैं और इस चैनल की वजह से हमने बहुत अच्छे से चीजों को समझा है। तो बच्चों ये चीजें ना बहुत छोटी छोटी होती है, ऐसे बड़ा करके दिखाया ना तो ऐसा लगता है अरे बहुत बड़ा कंसेप्ट हो गया, कुछ अलग ही इस दुनिया का कुछ नया रहस्य हो गया। कुछ नहीं है भाई, आसपास के एग्जाम्पल्स ही है। अगर आप थोड़ा सोचो ना तो आपकी कुकर की सीटी क्यों बजती है, ये समझ लोगे ना तो एग्जाम में सीटी बजने से बच जाओगे। थर्मोडायनेमिक्स कंसेप्ट है, सॉल्यूशन का कंसेप्ट है, मिक्स। ओके चलो जाने दो, आगे चलते हैं। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है भाई? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बहुत कुछ है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये जो वर्ड आया है कॉलिगेटिव, ये वर्ड आया है इस वर्ड से, जो कि एक ग्रीक वर्ड है कॉलिगेटस। कॉलिगेटस मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो एक पार्टिकल की वजह से नहीं है, उसके जैसे बहुत सारे पार्टिकल की वजह से, कलेक्टिवली कलेक्टिवली प्रॉपर्टी। ऐसे जैसे हम रैली बोलते तो रैली किसी एक की होती है क्या? एक अकेला लेके कोई बैनर चल रहा है उसको रैली बोलेंगे आप? नहीं ना। कलेक्टिवली 100 200 500 1000 लोग चल रहे हैं। अभी आपने गणपति बप्पा का विसर्जन देखा होगा कहीं ना कहीं, तो एक अकेला बंदा थोड़ी लेके जा रहा है भाई, कम से कम 4 6 लोग तो है, 100 लोग है, हजारों लोग है रास्ते पे, वो होती है रैलीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी वही होता है कि भाई एक पार्टिकल के वजह से नहीं हो रहा है, ये कुछ जो कुछ भी होगा बहुत सारे पार्टिकल्स की वजह से होगा। सो आपके द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन which depends on which depends on नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सी मैंने बोला ना, एक के वजह से नहीं, बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एंड नॉट ऑन इट्स नेचर, नॉट ऑन इट्स नेचर। आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, 2 गिलास पानी ले लो, एक गिलास में एक क्रिस्टल शुगर का डाल दो, एक क्रिस्टल, और दूसरे ग्लास में 1 चम्मच शुगर डाल दो। शुगर तो स्वीट ही था, भले वो एक क्रिस्टल हो या 1 चम्मच, एक क्रिस्टल शुगर का भी स्वीट ही था, लेकिन वो इतना इनफ नहीं था कि वो पूरे उस ग्लास के पानी को मीठा बना दे। लेकिन 1 चम्मच शुगर उस पूरे ग्लास को मीठा और पानी को मीठा बना देगा। तो आपने क्या किया पता है? आप 1 चम्मच शुगर ऐड किए हो, मतलब बहुत सारे क्रिस्टल्स ऑफ शुगर ऐड किए। गिन पाओगे आप लोग तो वो गिन लोगे, बट आप वैसे ही सोचो, जब वो बल्क क्वांटिटी में जाएगा तो बहुत सारे क्रिस्टल्स पड़ते हैं। तो इसको चलते हुए उसी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, colligative property is directly proportional to number of particles। और एक शॉर्टकट अभी बता देता हूं, बाद में अप्लाई होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। ये बाद में आपको समझ में आएगा, देखो आज ऑटोमेटिकली जब आप आगे का पार्ट करोगे तब बोलोगे यार सर ने तो बताया था यही बात पहले ही, भविष्यवाणी की थी। ऐसा चलो, भविष्यवाणी नहीं है, सब प्रूफ है। तो टाइप्स क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी पढ़ती है, हम पढ़ते हैं हम लोग? पहला पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं वो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बट सिर्फ लोअरिंग नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा पढ़ते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ऐसा पढ़ते हैं, ऑफ सोल्यूशन। तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर, चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 करने हैं आज के वीडियो में, आपको रिलेटिव लोअरिंग वाला करके दिखाऊंगा। शायद एलिवेशन भी हो जाए चुटकियों में तो अच्छी बात है। और अगर एलिवेशन हो गया ना भाई,
तो डिप्रेशन भी हो जाएगा। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी करने हैं और हमको वो प्रूफ दिखाना है कि यस ये सारे प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड है। तभी तो समझेंगे कि बाबा हाँ सच में ये क्वालिटेटिव है, या तो मैंने बोला इसलिए थोड़ी भरोसा रखोगे। ठीक है, तो जल्दी से वापस मैं 5 सेकंड के लिए रुक रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में नोट्स बना सको या लिख सको, पढ़ सको। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। आप लोग पढ़ रहे हो अच्छे से, ये मेरे को समझ में आ रहा है। क्यों बताओ? क्योंकि मुझको आप पे भरोसा है कि आप पढ़ रहे हो। दुनिया की छोड़ दो यार, 2 महीने हैं, मेहनत करो और निकल जाओ आगे। आगे निकलने वालों के यहाँ बहुत रास्ते हैं, पीछे रहने वालों के लिए एक ही रास्ता है। क्या है वो आप खुद सोच लो। एक चीज याद रखना, पीछे रहना है तो आपके पास एक ही रास्ता है, क्योंकि पीछे ही रहना, जिस रास्ते पे खड़े हो वहीं पे रहना है। आगे निकलना है तो आप एक स्टेप करते 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 जब 10 स्टेप लोगे ना, तो एक ऐसे मोड़ पे आओगे कि आपके पास 10 ऑप्शन है, और आपको जो मन चाहा ऑप्शन है वो अगर मिल जाए तो सोने पे सुहागा, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा एफर्ट लेना पड़ेगा। कमिंग बैक टू अवर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बट इसके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड जाते हैं। वेपर प्रेशर तो मैंने समझा दिया, अब समझो, मैंने 2 बीकर में, एक में मैंने सिर्फ सॉल्वेंट लिया है और एक में मैंने सोल्यूशन लिया है। तो ये सिर्फ सॉल्वेंट है, ओनली सॉल्वेंट, जैसे पानी है सिर्फ। और ये एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन यानी क्या होता है भाई, कोई भी ले लो, शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, कुछ तो ले लो, यूरिया का सोल्यूशन। तो इसमें है ना, सारे के सारे सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स आपको दिखेंगे वो सब पानी के ही दिखेंगे ना, दूसरे कहाँ से आएंगे, सब तो पानी है इसके अंदर। तो हर जगह पे, नीचे अंदर आजू बाजू सब जगह पे पानी के मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पे क्या है, पानी के मॉलिक्यूल्स है, साथ में आपका सल्यूट भी आ गया बीच में। तो सल्यूट को मैं थोड़ा कलर अलग कर देता हूँ, तो ये सल्यूट का पार्टिकल भी बीच बीच में आ गया देखो, और इवन अंदर भी होगा कहीं ना कहीं बीच में अटका पड़ा, और अंदर सल्यूट सॉल्वेंट दोनों है। तो आप सोचो, जब आप इनको हीट करोगे तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर ज्यादा है, उतना इनका इवेपोरेटिंग टेंडेंसी बढ़ गया, जल्दी इवेपोरेट हो सकता है ये। और यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम है। अब इसमें सल्यूट जो है, शुगर, वो नॉन वोलेटाइल है, वो तो इवेपोरेट नहीं होने वाला। तो सॉल्वेंट पार्टिकल अगर कम है तो इनका इवेपोरेशन टेंडेंसी भी कम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आपका सल्यूट उसको पकड़ के बैठा है बाय सम और द अदर वीक फोर्सेस, तो वो जल्दी इवेपोरेट नहीं हो रहा। तो अज्यूम करो कि मैं इसको बोल रहा हूं कि ये P0 है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज P0 एंड वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज P, या P सोल्यूशन लिख देता हूं मैं यहाँ पे। तो कैन आई से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज हाइयर, P0 इज हाइयर, करेक्ट है कि नहीं? क्योंकि जल्दी इवेपोरेट होगा ना, तो जल्दी आएगा वेपर प्रेशर। तो अगर मैं डेल्टा पी लिखने की कोशिश करूं, डेल्टा पी, दैट इज कॉल्ड एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलवीपी। हम लोग करने जा रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बट यहाँ पे मैं अभी आपको बता रहा हूं एलवीपी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी P0 माइनस P सोल्यूशन, हाइयर वेपर प्रेशर माइनस लोअर वेपर प्रेशर। हाइयर वेपर प्रेशर उसी का होगा जो जल्दी इवेपोरेट होगा, ओके, क्योंकि वो जल्दी इवेपोरेट होके वेपर प्रेशर डालेगा दूसरे पे, करेक्ट। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या कहता है, तो उसके लिए थोड़ा सा हमको ये देखना पड़ेगा। हमने अभी कुछ पहले, इसके पहले एक फॉर्मूला देखा था कि डेल पी सोल्यूशन, जो पी टोटल था वही आपका पी सोल्यूशन हो गया, करेक्ट, इज इक्वल टू क्या आया, P0A 1 माइनस एक्स बी, ऐसा कुछ मैंने लिखा था।
बराबर है। अब उधर P0A था, मैं इस A को हटा देता हूं क्योंकि यहाँ पे हमने P0 ही रखा है, तो ये A जो है वो सॉल्वेंट ही है। तो क्या मैं अभी ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा P इज इक्वल टू P0 माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, और वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन के जगह पे अगर मैं ये डाल दूं तो P0 माइनस P0 प्लस P0 XB। देखो मैं ये ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये पार्ट तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, P0 XB। अब मैं डालता हूं यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि इतना प्रेशर कम आया है कंपेयर टू उसके प्योर कंपोनेंट से, तो आप उसी के प्योर कंपोनेंट से कंपेयर करोगे ना, रिलेट करना। आपके घर में भी बोला जाता है ना, देख बाजू वाला कैसा पढ़ रहा है, 85 आया उसको, तू 65 भी नहीं ले पाया, रिलेट किया है। तो रिलेटिव होता है ना, वो रिलेटिव टर्म है, उसको इतना आया, इसको इतना आया, मेरे को कितना नहीं आया। तो डेल्टा P अपॉन P0 मैं उसी प्योर सॉल्वेंट से उसको डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे भी मैं अगर डिवाइड कर दूंगा तो ये P0 कट जाएगा तो एक्स भी बचेगा। सिंपल सीधा इजी डेरिवेशन, ज्यादा कुछ नहीं। सिर्फ इतना समझ लो, हमने जो पीएल पकड़ा था वही यहाँ पे P0 है, P0A पकड़ा था वो, और P टोटल यानी P सोल्यूशन हो गया ना, क्योंकि टोटल सोल्यूशन का ही होगा। करेक्ट है। तो ये समझ लो, फिर मैं 5 सेकंड के बाद अगले वीडियो पे जाऊंगा, अगले पेज पे। चलो अब जाते हैं आगे, वेरी सिंपल इजी। तो अब मेरे पास डेरिवेशन क्या है, डेरिवेशन है मेरा डेल्टा P, डेल्टा P अपॉन P0 इज इक्वल टू XB। ये XB क्या है, सल्यूट का मोल फ्रैक्शन। और सल्यूट का मोल फ्रैक्शन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, बहुत ही सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। टोटल मोल्स यानी जितने भी सॉल्वेंट सोल्यूट है सबके। अब यहाँ पे हमारे पास दो ही था, A और B, तो इस B को आप 2 लिख सकते हो, ताकि A हट गया है, हमने हटा दिया, तो बेटर है यहाँ से भी हटा दो, तो आपको भी तकलीफ नहीं, कंफ्यूजन नहीं, लिखते समय भी इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ X2, ये N2। Now, how you know N2? N2 is calculated as weight of solute upon molar mass of solute। आप बोलोगे ये कहाँ से आया सर, ये 11th स्टैंडर्ड के बुक में है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के चैप्टर पे। नंबर ऑफ मोल्स इफ मास इज गिवन, कैसे निकालने का, उस मास को डिवाइड बाय मोलार मास करने का, ऐसा करते हैं हम लोग। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, देखो, डेल्टा P अपॉन P0 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें पानी ज्यादा होता है ना, तो अगर पानी ज्यादा है तो N1 इज मच मोर ग्रेटर देन N2। करेक्ट। तो कैन आई से N1 प्लस N2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू N1। तो डेल्टा P अपॉन P0 इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P0 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। तो N2 तो मैंने लिख दिया W2 बाय M2, N1 क्या होगा, N1 भी वही होगा, W1 बाय M1, एंड N2 भी यहाँ पे लिख देता हूं मैं W2 बाय M2। तो डेल्टा P अपॉन P0 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1। इसको रीअरेंज करोगे तो ये आएगा, देखो, वेट इंटू मोलार मास ऑफ 1, मोलार मास ऑफ 2 इंटू वेट ऑफ 1। अब अगर आप ध्यान दोगे ना, ध्यान दोगे ना, तो
मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट ये बहुत बार कांस्टेंट रहेगा ना, सॉल्वेंट थोड़ी आप बीच में ही चेंज करोगे। सल्यूट सॉल्वेंट का मास भी आप फिक्स रखोगे। ये दो चीजें तो 99% फिक्स होंगी। तो डेल्टा पी अपॉन पी जीरो मतलब हमारा आर एल वीपी किस पे डिपेंड है? वेट ऑफ सल्यूट पे। और वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सल्यूट मतलब आ गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलार मास के। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। क्लियर? तो ये ध्यान दो। और ये पहला डेरिवेशन आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का हो गया। इसको ध्यान से पढ़ो और प्लीज डू रिवाइज। डेरिवेशंस को लिखकर प्रैक्टिस करो, तब तक नहीं आता। देखो मेरे से भी छोटी छोटी चीजें होती है जब पढ़ाता हूँ मैं आपको जब बता रहा हूँ ना तो मैं नेचुरली कोई प्रिपेयर्ड करके कि चलो भाई ऐसे ही एक्सपोज करना है, ऐसे ही पुट ऑफ फॉरवर्ड करना है। क्योंकि आप जब लिखते हो ना तो आप जो गलतियां करते हो ना वही गलतियां मैं करता हूँ। जैसे N2 मैंने यहाँ पे देखो पहले ही लिख दिया, जो कि यहाँ पे जरूरत नहीं थी मेरे को, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन मैंने उसको गलती को कैरी फॉरवर्ड वहां पे स्क्रिबल नहीं किया, अरे यहाँ नहीं चाहिए था वहां चाहिए था, कोई प्रॉब्लम नहीं, रहने दो उसको वहां पे, कोई बहुत बड़ी गलती थोड़ी है। वैसे ही आपको भी करना है। रटा रटाया नॉलेज मैं वेल प्रिपेयर्ड हूँ और ये पॉइंट ही बताऊंगा, उस चक्कर में अगर मैं आपको बताऊं ना तो उसमें प्रॉब्लम होता है कि हमें पता नहीं चलता है कि जब हम मिस्टेक करेंगे, मतलब एज अ आप मिस्टेक करेंगे तो उसको रेक्टिफाई किया जाना चाहिए या किस तरह से किया जाना चाहिए, या उसको पेपर में स्क्रिबल करना भी चाहिए या नहीं। इसलिए मैं मिस्टेक अगर करूंगा तो आपको ध्यान में आएगा कि सर ने मिस्टेक किया बट उसको वहीं पे छोड़ दिया। ओके, चलो इसको करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो। केमची शाला। ओके, so bye bye till you get the new video. Take care all of you and do study because board exam is nearby. Bye all of you, take care.